हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रबल एग्रो स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का जो वीडियो है, जैसा कि आपको टाइटल दिख गया है, यहाँ पर मेज़ यानी मक्का के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। मक्का का क्लासिफिकेशन पूरा देखने वाले हैं, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यदि आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, उसके लिए भी आप इसको देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी को भी दबा देना, जो घंटी होती है उसको भी दबा देना, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है, जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पहले हम राइस यानी धान, पैडी जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको हम 2 लेक्चर में देख चुके हैं। अब हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसी एक लेक्चर में मक्का को कंप्लीट कर लें। ठीक है, मक्का यानी मेज़ को कंप्लीट कर लें, सब कुछ उसके बारे में जान लें। तो ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। देखिए, आपको यहाँ पर दिख रही होगी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कृषि सारथी बैच नाम से। ठीक है, तो आप इसे देख के थोड़ा सा इसको समझिएगा मैं क्या क्या आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये बीएससी एग्रीकल्चर अभी थर्ड सेमेस्टर के लिए चल रहा है और फिफ्थ सेमेस्टर के लिए अभी मैं शुरू नहीं किया हूँ, लेकिन थर्ड सेमेस्टर के लिए ये ग्रुप बन चुका है, उसमें आपको नोट्स भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रबल एग्रो स्टडी के द्वारा चलाया जा रहा है। उसका मेंटर मैं स्वयं हूँ, जिसका नाम प्रियांश तिवारी है। मैं खुद हूँ प्रियांश तिवारी। ठीक है, मुझे 2 साल से मैं यह मतलब आपके लिए यूट्यूब पर कार्यरत हूँ, आपके लिए वीडियोज़ लाता हूँ। तो 2 साल का मुझे एक्सपीरियंस है आपको नोट्स बनाने के लिए, आपको नोट्स देने के लिए। तो इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। 1 मिनट नहीं लगेगा, समझ लीजिएगा, आपके काम की बात बता रहा हूँ। तो आपके सेमेस्टर के सभी विषयों के नोट्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सभी विषयों के, आप थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आपके 9 सब्जेक्ट हैं या 10 सब्जेक्ट हैं, तो सभी के आपको नोट्स मिलेंगे इसमें। और क्या, सभी विषयों के मॉडल पेपर्स मिलेंगे। यानी मॉडल पेपर्स का मतलब क्या होता है सर? मतलब मॉडल पेपर्स ऐसे मिलेंगे कि प्रैक्टिस करने के लिए, जैसा कि आपको पेपर वहाँ पे करने के लिए मिलेगा, वैसा प्रैक्टिस के लिए हम सभी विषय का कम से कम 1 या 2 पेपर्स आपको दे देंगे, यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो आपके सभी डाउट्स जितने होंगे विषय में और किसी टॉपिक में, आपके जितने भी डाउट होंगे उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और सारा आपका सॉल्व करेंगे। ठीक है, यूट्यूब वीडियोज़ के पीडीएफ, जैसे कि मैं यूट्यूब पर अभी धान का हुआ था, ठीक है, उसके बाद मक्का, उसके बाद जितने भी आपके यूट्यूब पर आएंगे वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगी। उसके साथ साथ आपको, जैसा कि मैंने यहाँ पे नोट्स का आपसे वादा किया है, तो आपको सारे नोट्स मिलेंगे, वो भी पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे कुछ आपको। ठीक है, तो ऐसे आपको मिलेंगे और बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा, बेहतरीन आपको नोट्स मिलेंगे सरल भाषा में। और ठीक है, विषय विशेषज्ञों द्वारा करियर गाइडेंस, यानी आगे आपको क्या करना है। जब आपका बीएससी कंप्लीट होने को होगी तो आपको करियर गाइडेंस भी मिल जाएगा कि आगे आप कहाँ कहाँ क्या कर सकते हैं। ठीक है, एमएससी करना चाहिए आपको, जॉब करना चाहिए, सब कुछ। तो ऑफर ये सब आपको सर ये तो बता दिया, लेकिन इसके लिए हमें करना क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर तो मेरा नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर, इस पर आपको मैसेज करना है। ठीक है, और आपको इसके लिए ओनली अभी ऑफर चल रहा है 599 का मैंने इसका प्राइस रखा था, लेकिन मैंने कहा यार आप लोग स्टूडेंट्स हो, आपके लिए इतना ज़्यादा हो जाएगा। भाई मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे पता है स्टूडेंट लाइफ में पैसा मतलब कम ही होता है। ठीक है, तो मात्र 299 यानी 300 रुपये में आपको, 299 में आपको ये सब मिलने वाला है। भाई साहब, आपको एक सब्जेक्ट का 30 रुपये भी पे नहीं करना है और आपको इतना सब कुछ मिल रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम अपनी वीडियो को, समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? बॉटनिकल नेम इसका हो जाएगा जिया मेज। ठीक है, क्या हो जाएगा? जिया मेज हो जाएगा। कुल इसके लिए क्या हो जाएगा? ग्रैमनी पोएसी हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ग्रैमनी पोएसी आपको याद रखना है, ये तो आपको भाई रट लेना है कि इसका कुल क्या है। जियामेज है, इसका वानस्पतिक नाम जियामेज है, कुल इसका ग्रैमनी और पोएसी है, गुणसूत्र संख्या इसमें 20 है। ये आपको हर एक फसल के रट लेने हैं ये पॉइंट्स, कि किस में कितने क्रोमोसोम नंबर रहते हैं, किसका क्या बॉटनिकल नेम है, क्या उसकी फैमिली है। और जब आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो तुरंत आपको लिखना है, मतलब ये सब चीज़ें जरूर लिखना है आपको। जैसे आपसे पूछा गया मक्का की खेती का वर्गीकरण कीजिए, तो आपको ये चीज़ें जरूर लिख के आनी है। ये तीनों चीज़ें लिखी हैं ना, ये तीनों चीज़ें जरूर लिख के आनी है, जैसे वानस्पतिक नाम, कुल और गुणसूत्र संख्या, ये जरूर लिख के आना है। ओके, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर मेज। मक्का परपरागित फसल है, क्रॉस पॉलिनेटेड आप जानते होंगे। परपरागित मतलब एक पेड़ ये है, एक पेड़ ये है, मतलब इस पेड़ से पॉलिन जब आके इस पेड़ के पुष्प पर आ जाएंगे तभी ये मतलब फर्टिलाइज होगा या पॉलिनेट होगा, तब जाके इसमें फ्रूटिंग होगी। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मक्का क्या है? C4 पौधा है, ये भी याद रखना है आपको। मक्का को अद्भुत फसल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अद्भुत फसल, मिरेकल क्रॉप क्यों कहते हैं मक्का को? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका उत्पादन अनाजों में सबसे अधिक है। अनाजों में सबसे अधिक उत्पादन किसका है? मक्का का, इसलिए इसे मिरेकल क्रॉप या अद्भुत फसल कहा जाता है। मक्का को क्या, अनाजों की रानी भी कहा जाता है, मतलब क्वीन ऑफ सीरियल्स भी कहते हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ सीरियल्स भी कहते हैं। मक्का में 10% प्रोटीन तथा 70% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कितना? 10% प्रोटीन पाया जाता है, 70% इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है।
ठीक है, याद रखना है। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, 3 से 4% इसमें फैट भी पाया जाता है। फैट मतलब वसा पाई जाती है, वसा यानी तेल पाया जाता है, इसलिए इसे तेल के लिए उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, जो तेल वाली जितनी भी तेल वाली फसलें हैं उनमें 20% से अधिक तेल पाया जाता है, जैसे कि सोयाबीन में 21% पाया जाता है। ठीक है, 21% तेल पाया जाता है। ओके, और जैसे मूंगफली में हमारा कितना पाया जाता है, मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा इन चीज़ों को, हम आगे पढ़ेंगे इन चीज़ों को। मूंगफली में 45 से 50% के समथिंग पाया जाता है तेल, और 33% पाया जाता है आपकी सरसों में। ठीक है, ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा बता दिया है। मक्का में प्रोटीन, जीन नामक प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो जीन नामक प्रोटीन मक्का में पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, तुरंत लाइक कर दें, क्योंकि जितने लाइक मुझे मिलते हैं उतनी प्रसन्नता मुझे बढ़ जाती है। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक सभी लोग कर देना, जितने लोग आप देखते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं। तो मक्का की उत्पत्ति, ओरिजिन क्या है, मतलब उत्पत्ति स्थान, तो मक्का का उत्पत्ति कहाँ है, दक्षिणी मैक्सिको में है माना जाता है। मतलब हज़ारों वर्ष पहले खेती में उपयोग की जा रही मक्का की सबसे पहले 5000 से 7000 साल पहले दक्षिणी और मध्य अमेरिका में उगाया गया। ठीक है, कब उगाया गया था, सबसे पहले 5000 से 7000 साल पहले दक्षिणी और मध्य अमेरिका में उगाया गया था। इसके बाद यह पूरी दुनिया में फैल गया था। ठीक है, टियोसेंटे नामक जंगली घास से हुआ था, इसका जो विकास हुआ था मक्का का, टियोसेंटे नामक जंगली घास से हुआ था, जिसे आधुनिक मक्का के पूर्वज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको कुछ लोग कहेंगे सर इसका PDF मुझे चाहिए, तो सर मैंने आपको बता दिया है, बताया था, क्या बताया था आपको, कि आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल सबसे पहले आप सभी को ज्वाइन करना है। उसके बाद जो साथी कृषि सारथी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जितने भी दोस्त हमारे हैं 3rd सेमेस्टर के, जो कृषि सारथी बैच से जुड़ना चाहते हैं, वो इससे जुड़ सकते हैं। आपको इसमें सभी विषय के आपके नोट्स मिलेंगे, और बाकायदा मैंने आपको बता दिया है क्या क्या आपको मिलना है, तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। मक्का का भौगोलिक वितरण, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेज़, क्या हो जाएगा, तो मक्का दुनिया की सबसे व्यापक रूप से उगाई जाने वाली फसलों में से है, और यह उष्णकटिबंधीय से लेकर समशीतोष्ण तक उगाई जाती है। मक्का के प्रमुख उत्पादक देश हम देख लेंगे कि कौन कौन है। सबसे पहले तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी USA इसको हम बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसको बोलते हैं। चीन दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, सेकंड पर चीन आता है, फिर हमारा भारत आता है। तो यहाँ खरीफ रबी दोनों मौसम में उगाई जाती है हमें भारत में। बाकी अन्य देश ये हैं, इनका आप नाम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। यदि आपसे इसको ज़रूर याद रखना है, यदि आपसे जियोग्राफिकल या भौतिक वितरण आपसे पूछता है, ठीक है, तो ये आप इसको लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, और आपको पता भी होना चाहिए कि मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन पहले नंबर पर कौन है, तो USA है। मक्का का आर्थिक महत्व क्या हो जाएगा, मक्का एक महत्वपूर्ण फसल है जिसका विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। तो मानव आहार में इसको हम इससे आटा, मकई का तेल निकालते हैं और अन्य खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। दूसरा हो जाएगा पशु आहार, तो इसके लिए चारा और दाना हमें प्राप्त होता है किससे, इससे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक उपयोग क्या हो जाएगा इसका, औद्योगिक उपयोग, तो मक्का से हम स्टार्च बनाते हैं। ठीक है, क्या क्या बनाते हैं, पहली बात तो स्टार्च, फिर एथनॉल बनाते हैं, स्टार्च के बाद एथनॉल, जैव ईंधन और अन्य उत्पाद, अन्य औद्योगिक उत्पाद बनाए जाते हैं। इसका उपयोग पेपर और कपड़ा उद्योग में भी होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अभी फ़िलहाल आपको एक चीज़ याद रखना है कि पहले जो है गन्ने से सबसे ज़्यादा एथेनॉल का उत्पादन होता था। किससे, सबसे पहले मतलब पहले पिछली साल ही की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस साल में कितना अंतर आया है। पहले गन्ने से एथेनॉल का इस्तेमाल निर्माण सबसे ज़्यादा होता था, लेकिन अब मक्के से होने लगा है। यानी अभी 2024 में सबसे ज़्यादा एथेनॉल का उत्पादन जो हो रहा है वो मक्के से हो रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और रोज़गार भी मिलता है मक्का से जुड़े कृषि और औद्योगिक क्षेत्र। ये आप इसको आप हेडिंग जरूर याद रखिएगा ऐसे, और हेडिंग के अंदर आप 4, 5, 6, 7, 8 लाइन को अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इतना ज़रूर आपको याद रखना है, लेकिन आपको बिल्कुल मतलब उससे रिलेटेड ही लिखना है एग्ज़ाम में, जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ, इतना याद रखिएगा। मक्का के लिए मिट्टी की आवश्यकता क्या है, तो मक्का की खेती विभिन्न प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन सर्वोत्तम उपज के लिए निम्नलिखित मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। तो कैसी मिट्टी का प्रकार क्या है, तो दोमट और बलुई मिट्टी जो है जिसके लिए सबसे अच्छी रहती है, ये आपको याद रखना है। और मक्का की खेती के लिए मिट्टी का pH मान कितना होना चाहिए, तो 5.5 से 7.5। मतलब इससे क्या पता पड़ता है कि मक्का जो है वो अम्लीय से लेके उदासीन तक हम उगा सकते हैं। ठीक है, तो 5.5 से 7.5। अब आते हैं इसकी उर्वरता पर।
तो मक्का की खेती में जैविक पदार्थों और उर्वरकों की उचित मात्रा देनी चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से समृद्ध मिट्टी मक्का की उपज बढ़ाने में सहायक होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मक्का के लिए जलवायु की आवश्यकता क्या होगी, तो तापमान इसके लिए हम 21 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रखते हैं। इसके लिए आदर्श तापमान होता है 21 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। बीज अंकुरण के लिए न्यूनतम 10 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। तो वर्षा के लिए देखेंगे तो मक्का की अच्छी उपज के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कितनी होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर, ठीक है। 50 से 75 सेंटीमीटर यानी 500 से 750 mm, ठीक है, कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका हो गया। अब बढ़ते हैं हम अगले पर। धूप के लिए देखिए तो अधिक धूप की आवश्यकता होती है, इसे लंबे समय तक की फसल की ज़रूरत इसको होती है। मक्का की किस्में, महत्वपूर्ण टॉपिक है मक्का की किस्में, तो आपको ज़रूर याद रखना है। तो देखिए आपको कम से कम 5 किस्मों को जो आपको सरल लगें वो आप याद रखिएगा। आपसे ऐसे पूछता है कि मक्का की किस्में लिखिए, ठीक है, आपसे पूछ सकता है, तो कम से कम 5 या ज़्यादा हो जाए 5 से, तो कम से कम 5 तो आप याद रखिएगा और 5 आपको लिख के आना है एग्जाम में यदि किस्में पूछता है तो देखिए गंगा 5, गंगा 7, हाई स्टार्च, संगम, तरुण, नवीन, श्वेता, कंचन, विजय, लक्ष्मी, प्रताप आदि, ये सब आपकी गंगा की किस्में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आप करवाई हैं, तो 5 या 6 आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ अलग अलग किस्में भी दी हैं, हाइब्रिड और संकर किस्में। तो हाइब्रिड में G2 आ जाएगा, गंगा 2, ठीक है, HM4, डेक क्लब 70, ठीक है, डे क्लब 70 74, ये आपको याद रखना है। संकर किस्म में विमल और सुपर 900, ठीक है, ये सब हैं, ये आप पढ़ लेना। इसका मैं PDF आपको जो है कृषि सारथी बैच में दे दूंगा और टेलीग्राम पर भी दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लें। प्रबल एग्रो स्टडी का टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लें। विशेष मक्का किस्में, ठीक है, तो मीठी मक्का होती है, ठीक है, इसे हम स्वीट कॉर्न बोलते हैं। पॉपकॉर्न होता है एक, आपने खाया होगा पॉपकॉर्न, ठीक है, इसको हम गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस से, तो ये क्या, ये फट जाता है और इससे पॉपकॉर्न बन जाता है, ठीक है। मीठी मक्का जो है वो इसे सब्जियों के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जल्दी पकने वाली किस्में होती हैं ये, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, जो है मक्का की कृषि विधियाँ यानी कल्चरल प्रैक्टिसेस फॉर मेज़। मक्का के लिए क्या क्या कल्चरल प्रैक्टिसेस हमको करनी पड़ती हैं, तो पहले मैंने यहाँ पर ही दिया है कि भूमि की तैयारी करनी होती है, बुआई की विधियाँ, सिंचाई, निराई गुड़ाई, कीट और रोग नियंत्रण, ये सब आपको अब नीचे देखने को मिलेंगे, ये हेडिंग बाय हेडिंग। तो भूमि की तैयारी करनी होती है, तो मक्का की भूमि सही तैयारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। खेत की गहरी जुताई करके उसे भरभरा और जल निकास वाली बनानी चाहिए, ठीक है, जल निकास वाली बना लेनी चाहिए। पहली जुताई 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई तक होनी चाहिए। भूमि में नमी बनाए रखने के लिए जुताई के बाद खेत को समतल किया जाता है। समतल मतलब बिल्कुल पाटा चलाकर समतल कर दिया जाता है या सूपा चलाकर। बुआई का समय क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सोइंग, इसका हो जाएगा खरीफ मक्का के लिए बुआई जून जुलाई में की जाती है और रबी में मक्का की अक्टूबर नवंबर में की जाती है। एक चीज़ और याद रखना है आपको, क्या कि रबी मक्का में जिसको हम उगाते हैं उस किस्म का नाम लक्ष्मी है। क्या है, लक्ष्मी एक ऐसी किस्म है जिसको हम रबी में उगा सकते हैं, ठीक है, रबी में उगाते हैं मुख्यतः, ठीक है, ये आपको हो गया। बीज दर और बुवाई, बीज दर कितना, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। कितना, मक्का की बुआई उपयुक्त होता है 20 से 25 किलोग्राम, याद रखना है, ठीक है। और दूरी, कतार से कतार की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर, याद रखना है। तो आपको ऐसे याद रखना है 60, आप ऐसे लिख सकते हैं 60 से 75 इंटू 20 से 25, ऐसे आप लिख सकते हैं, ओके। इसको दोबारा लिख के बताता हूँ, 60 से 75 इंटू 20 से 25 सेंटीमीटर से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम खाद और उर्वरक की बात कर लेते हैं, तो 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 75 किलोग्राम फास्फोरस के लिए रहता है और 40 से 45 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर इसमें उपयोग किया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, इसके बाद ही आप जो है एग्ज़ाम को देने जाएंगे। और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जिससे कि मैं आप सभी के लिए कुछ ना कुछ आपके लिए उस पर डालता ही रहता हूँ, ठीक है। और बाकी चीज़ें आप ये टेलीग्राम से पढ़ लेना कि सिंचाई की आवश्यकता है इसमें क्या है, आप इसका अभी स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसको पढ़ लेना जरूर से, ठीक है। अब निराई गुड़ाई का भी ले लो। कीट रोग नियंत्रण, इसके लिए कीट कौन कौन से प्रमुख हैं, तो तना छेदक, पत्ती खाने वाले कीट, जड़ छेदक कीट, उसके नियंत्रण के लिए रासायनिक कीटनाशक उपयोग किया जा सकता है। रोग के लिए क्या हो जाएगा, तो तना गलन, पत्ती झुलसा, राइजोम कीट जैसे रोगों का प्रबंधन बीज उपचार, फसल चक्र और रोग प्रतिरोधी किस्मों के चयन से करते हैं। तो इनका बीज उपचार भी कैसे करते हैं, तो बीज उपचार का प्रयोग करते हैं, मतलब सीड ट्रीटमेंट इसको हम बोलते हैं, बोने से पहले कर किया जाता है। फसल चक्र,
ठीक है, रोग प्रतिरोधी किस्म, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें हैं। मक्का का उत्पादन भी देख लेते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा आप सभी के लिए कि मक्का का उत्पादन क्या हो जाएगा। तो मक्का के लिए जो उत्पादन होता है वो वैसे अलग अलग किस्मों का अलग अलग होता है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि खरीफ की मक्का जो होती है, औसतन आपको याद रखना है, खरीफ की मक्का के लिए 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है, ठीक है। रबी मक्का के लिए 40 से 50, तो लगभग आप इसको हाइब्रिड के लिए 50 से 70, तो बढ़ता ही जा रहा है। खरीफ में 30 से 40, रबी में 40 से 50, हाइब्रिड में 50 से 70, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। बाकी आपसे ऐसे पूछेगा कि इसकी ईल्ड लिखिए, तो आपको एन एवरेज आपको लिखना है। आपको लिखना है मक्का की जो ईल्ड है वो, अगर आपसे खरीफ की पूछे तो 30-40 लिखना है, अगर केवल ईल्ड पूछे तो आपको 40 से 50 क्विंटल लिखना है। कितना? 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर लिखना है। ओके, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आप सभी को? आप सभी लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आगे आने वाला वीडियो, इसमें मक्का ये कंप्लीट हो गया है, बाकी बचा हुआ पोर्शन जो होगा वो मैं इस कृषि सारथी बैच में दे दूंगा और आपके टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आपके कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। भाई साहब, जब जितने लोग वीडियो को देखते हैं उतना अच्छा मुझे लगता है, ठीक है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।